नमस्कार मित्रों, ऑस्ट्रेलियांचल की ओर से और डॉक्टर कुंवर बेचैन स्मृति न्यास ऑस्ट्रेलिया की ओर से आपकी अनुपस्थिति में उपस्थिति कार्यक्रम में आज पापा जी डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के जन्म दिवस पर हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं। उनके लिए कोई भी परिचय देना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी। अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं उनका मैं बारी बारी से छोटा सा परिचय करा देती हूँ। वैसे तो आप सब जानते ही हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी पद्मश्री अशोक चकदर जी के बारे में, जो पापा जी के बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं। बहुत उन्होंने मंचों को साथ में साझा किया है, उनसे आपकी मुलाकात होगी। और हमारे साथ जुड़े हैं खुशबीर सिंह शाह जी इनके साथ हमें भी मौका मिला है, ऑस्ट्रेलिया से ही दोनों आज जुड़े हुए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अशोक चकदर जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और शीघ्र ही हमारे साथ जुड़ने वाली हैं डॉक्टर कीर्ति काले जी, तो उनके लिए प्रतीक्षा करते हैं। इससे पहले अब हम आपका सीधे ले चलते हैं अपने मेहमानों की ओर। सबसे पहले आमंत्रित करते हैं खुशबीर सिंह शाह जी को, जो भी वो वक्तव्य अपना देना चाहें, जो भी उनके बारे में कुछ कहना चाहें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भावना, प्रगीत। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आज हमारे भाई का जन्मदिन है। हम उनको हैप्पी बर्थडे नहीं कह रहे हैं, बल्कि आज उनकी याद मना रहे हैं। तो एक बहुत ही दिल दुखी भी है। और मेरा कुंवर बेचैन साहब के साथ जो ताल्लुक रहा है वो एक्चुअली, मैं चूंकि मंच से मेरा चूंकि इतना गहरा रिश्ता कभी नहीं रहा। मैं थोड़ा सा अच्छा, एक तो उर्दू का शायर था और हिंदी मंच के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहा। लेकिन अब इधर कुछ सालों से इधर जो एक सिलसिला शुरू हुआ, हिंदी कवि सम्मेलन और मुशायरा एक मंच पे होना शुरू हुआ, तो उससे हम जैसे लोगों का फायदा ये हुआ कि हिंदी की कुछ बहुत बड़ी विभूतियों से मुलाकात हुई और उनके साथ मंच साझा करने का मौका मिला। नीरज जी हैं, कुंवर बेचैन साहब हैं, अशोक चकदर साहब हैं। तो इन लोगों से जो मुलाकातें रहीं और जो इनके साथ रिश्ते बने, तो वो मैंने महसूस किया कि ये बहुत बड़े लोग हैं। और कुंवर बेचैन साहब के बारे में तो मैं क्या बताऊं, इतने सादा। आपको याद होगा कि मैं जब पिछली बार यहाँ आया था तो एक मेरे सिलसिले में एक प्रोग्राम यहाँ हुआ था और आप दोनों वहां तशरीफ लाए थे। और आपने जो बात कही थी मुझे आज भी याद है। आपने कहा था कि मैं प्रगीत हूँ और कुंवर नारायण जी का बेटा हूँ, और उन्होंने मुझसे खास तौर पे कहा था कि खुशबीर सिंह शाह से मिलना। तो मुझे कितना अच्छा लगा था कि देखिए वो कहा वहां बैठे हुए उन्होंने मेरे जैसे मामूली आदमी को याद रखा और आपसे ये कहा। मतलब एक कमाल की शख्सियत, इतनी सादगी के साथ। मतलब उनसे मिलने के बाद कभी ये लगा नहीं कि आप किसी बहुत बड़ी शख्सियत से मिल रहे हैं। मतलब वो एक मुझे बात सा याद आ रहा है कि फेसबुक पे वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब मैं चूंकि गजल, खास तौर पे गजल का शायर हूँ, और अब तो वो तो हर विधा में बड़े महान थे, हर विधा में माहिर थे। गजल हो, गीत हो और नव गीत हो, सब में। तो वो फेसबुक पे अपनी गजलें वजलें पोस्ट करते थे। तो मैंने, चूंकि एक हिंदी और उर्दू वालों के दरमियान एक बड़ी एक खूबसूरत सी कश्मकश चलती रहती है जबान को लेके, तो मैंने किसी एक लफ्ज पे कमेंट कर दिया था कि ये कैसा है लफ्ज, ये सही है कि नहीं है। तो उस वक्त उन्होंने मुझसे मेरी तारीफ की, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लेकिन ऐसा हुआ कि गोरखपुर में एक मुशायरा था, और उस मुशायरे के बाद मेरी फ्लाइट में 4-5 घंटे का वक्त था। तो आप मेरे कमरे में आए और मेरे साथ 2-3 घंटे बैठे रहे और उस गजल पे बात करते रहे। ये बताते रहे कि आपने जो एतराज किया था वो अपनी जगह सही है और हम हिंदी वालों में ये ऐसा। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये मैंने बहुत गलत किया और मुझे ये एतराज करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो इतनी सादगी के साथ उन्होंने उसको बयान किया और उन्होंने इस बात का कहा कि नहीं नहीं, हम लोग हिंदी में ये लिबर्टी लेते हैं और उर्दू वालों में ये मत। तो हमने कहा नहीं, जबान तो दोनों एक है, लेकिन ये होता है कि दोनों की अपनी कुछ अनुशासन है दोनों जबानों का जो फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जो उनकी सादगी थी प्रगीत, मैं आपको बताऊं कि जितने उन्होंने विनम्र होकर मुझसे बात की, इतना बड़ा आदमी मुझसे जिस तरीके से बात कर रहा था, तो मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था कि यार देखो कि ये एक सूरज है और एक जुगनू से बात कर रहा है।
और उसको बता रहा है कि रोशनी क्या होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो आज तक मुझे वो बात याद है। और बाकी कुछ मुशायरों में दिल्ली में जैसे जश्न अदब का प्रोग्राम होता है, हमारे अजीज हैं कुंवर रंजीत सिंह चौहान, तो अशोक भाई भी उनके पैट्रन हैं, उनको पैट्रनाइज करते हैं, मेरा भी बहुत अजीज है। तो उनके यहाँ भी प्रोग्राम में मुलाकातें रही और उनको सुना। तो सबसे बड़ी जो मुझे बात आपकी मुतासिर करती थी वो ये कि सादगी। कहीं भी आप उनसे मिलके कहीं ये महसूस नहीं हुआ कि आप किसी बहुत बड़े आदमी से मिल रहे हैं। और वैसी ही उनकी शायरी बिल्कुल ही, तो जैसे उनका ये देखिए, ये शेर मुझे आज मैं देख रहा था तो कुछ शेर मेरे सामने से गुजरे और उनका पूरा कैरेक्टर मेरे सामने आ गया। मेरी आदत है चुप रह के भी बातों को कहने की, जिसे सुनना है वो सुन ले मेरी चुपचाप से भी। तो अपनी चुपचाप से अपनी मौजूदगी दर्ज कराते थे कि अपनी खामोशी से अपनी बात करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वो उनका एक शेर, तो मुझे शेर याद नहीं, लेकिन उसका मजमूर था कि किसी ने मुझ में पत्थर फेंके तो मैं पानी था, मैं और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा हो गया। उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा हो गया। देखिए कितनी बड़ी फिलॉसफी है ये, जिंदगी की ये फिलॉसफी है, ये हकीकत है जिंदगी की कि आप पानी में जब पत्थर फेंकते हैं जी, अब वो कौवे वाली कहानी याद आ जाती है कि उसको पानी के ऊपर उठाना था तो उसमें लाके कंकड़ी डालता रहा और वो पानी को उससे ऊंचा कर दिया। तो कमाल की, अभी मैं आज सर्च कर रहा था, देखिए 3 लाइनें कि हम सब दर्जी की सुई रे भाई, खद्दर से भी गुजरे हैं हम, रेशम से भी गुजरे हैं, हमको एक बराबर जग की रेशम और हुई। कमाल है। इतनी सादगी से जिंदगी का फलसफा बयान कर देना ये कोई मामूली आदमी नहीं कर सकता था। और हमने एक बहुत बड़ी शख्सियत को खोया है और ये आने वाली नस्लें इस बात को महसूस करेंगी, इतना ही कह सकता हूँ। आपने बहुत कम में बहुत ज्यादा उनके लिए आपने वो पूरा कहा, और ये बात सही है जो आपने, लेकिन जहां आपने अपनी शख्सियत की बात की तो उनके शब्दों में हम जानते हैं कि वो आपको क्या दर्जा देते थे, और हमारे को हमेशा उन्होंने ये बताया कि आपकी हस्ती क्या है और हम लोगों को आपके चरणों में जरूर वहां अरे नहीं, ये उनका एक किस्सा मुझे और याद आया, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने फेसबुक पे एक ये कीर्ति काले आ गई हैं, नमस्कार। हाँ जी, आ गए हैं आप। नमस्कार। तो एक मैं फेसबुक पे सुन रहा था किसी खातून को, तो वो गा रही थी बदरी पिया के बाबुल के अंगना जाइयो। तो मैंने जब सुना, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं सुन के रोया, बहुत देर रोता रहा। और मैंने उसके बाद कुंवर साहब को फोन किया, तो मेरी अक्सर उनसे फोन पे बात हो जाती थी। तो कह रहे हैं नमस्कार कैसे हैं आप। मैंने कहा नहीं, आपने आज बहुत रुलाया। तो वो नर्वस हो गए, कह रहे क्या बात हो गई। मैंने कहा नहीं, मैं आपका ये गीत सुन रहा था और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं बहुत रोया। तो बोले नहीं, ये बहुत लोगों ने गाया भी है, कुछ फिल्मों में भी ये गाया गया है और कई सिंगर्स ने गाया है। तो फिर एक बार जब मेरी उनसे अलग से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ये अपनी उसमें सुनाइए, तो मुझे सुनाया उन्होंने। तो ये मेरी जिंदगी की यादों का एक बहुत बड़ा सरमाया है जो मेरे साथ हमेशा रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर शब्दों में हमने उनको पूरा अपनी जो उनके साथ की यात्रा है, जो संस्मरण है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने बताया। और वास्तव में हमें भी सब चीजें चित्रित हो रही हैं आंखों के आगे। और ये आपने सही कहा कि बहुत बड़ा हमें एक नुकसान तो रहा है, बस कोशिश है कि आप सब लोगों के और अपने सब कवि परिवार के जरिए हम उस चीज को या उनकी जो भी लेगेसी है उसको आगे ले जाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने अभी शाह जी ने कहा भी है कि जन्मदिन जैसे पापा जी का मनाया जाता था, आप लोग तो कीर्ति काले जी हैं, अशोक जी हैं, तो उनको अच्छी तरह मालूम है कि किस तरह से उनका जन्मदिन मनाया जाता था। तो उस तरह से आज हम उनको बहुत बुरी तरह मिस कर रहे हैं, लेकिन ये हम साथ जुड़े हैं उनकी यादों को ताजा करने के लिए कि ऐसे जो भी धरोहर है उनकी, उसको जैसे कि प्रगीत ने भी कहा आगे लेके जाए। और इसी बात
से मैं धन्यवाद करती हूँ खुशबू सिंह शाह जी का, और पापा जी का एक शेर उन्हें समर्पित करती हूँ कि तुम आए हो तो ये आंखें हैं रोशन, तुम आए हो तो ये आंखें हैं रोशन, दिए जैसे कि दिवाली में खुश हैं, दिए वाह। जैसे कि दिवाली में खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और सभी जो हमारे साथ दर्शक, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, सभी देखने और सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और इसी बीच हमारे बीच डॉक्टर कीर्ति काले जी आई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सीधे मैं अब कीर्ति काले जी से ही आग्रह करूंगी कि वो अपने कुंवर जी के लिए कुछ शब्द कहें। और उससे पहले मैं उनको एक शेर पापा जी का समर्पित करती हूँ कि हो सके तो दिल में मेरे डोलते रहिए जरा, हो सके तो दिल में मेरे डोलते रहिए जरा, होले होले ही सही पर बोलते रहिए जरा, बोलते रहिए होले होले ही सही बोलते रहिए जी जरा। कीर्ति काले जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भावना जी, जो शेर आपने सुनाया इसमें आदरणीय कुंवर जी की पूरी शख्सियत उतर कर आ गई। हौले हौले ही सही बोलते रहिए जरा, तो वो भी बहुत हौले हौले ही बोलते थे। मैंने कभी उनको तेज बोलते हुए नहीं देखा, कभी सुना नहीं तेज बोलते हुए। कहीं कहीं ऐसी घटनाएं हो जाती थी जिस पर हर किसी को क्रोध आना बहुत लाजमी रहता था, लेकिन ऐसे समय में भी बहुत संयम के साथ वो उस स्थिति को संभालते थे। तो आज कुंवर जी की याद कब नहीं आती, हर हर किसी प्रसंग में उनके शेर, उनकी कविताओं की पंक्तियां हमें याद आ जाती हैं। और कितनी बड़ी थाती छोड़कर गए हैं आदरणीय कुंवर जी की। कोई भी कवि सम्मेलन हो, देश भर में इतने सारे कवि सम्मेलन होते हैं, हर कवि की एक इच्छा होती है कि उसका कोई एक शेर, कोई एक पंक्ति जीवित रह जाए उसके बाद। लेकिन कुंवर जी की तो इतनी सारी पंक्तियां होती हैं जो उनकी याद कभी भूलने ही नहीं, उन्हें कभी भुला ही नहीं सकते हम। इतने कवि सम्मेलन होते हैं, हर संचालक अगर 3 घंटे का कवि सम्मेलन हो तो उसमें कम से कम 2 बार डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का जिक्र, कम से कम कह रही हूँ मैं, होगा ही होगा। संचालक ये कहने से कभी चूकेगा ही नहीं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी कहीं पर भी डावाडोल हो जाती है ना स्थिति कवि सम्मेलन की, तो उसे यही पंक्तियां याद आती हैं। और ये इतनी कारगर सिद्ध होती हैं कि वो पूरा कार्यक्रम दोबारा से खिलखिला उठता है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। क्या बात, क्या बात। जहां ये पंक्तियां आती हैं कि दूसरा भी साथ दे, तो श्रोता एकदम से जुड़ जाते हैं कवियों के साथ, मंच के साथ, और पूरा वातावरण दोबारा से कवितामय हो जाता है। और कुंवर जी की तो क्या क्या पंक्तियां। एक मैं घटना यहाँ सुनाना चाहती हूँ। एक बार हिंदी अकादमी का कवि सम्मेलन था, काफी साल पहले की बात है। आदरणीय खुशबीर सिंह शाह जी और आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को मैं सबसे पहले प्रणाम करती हूँ। और वो दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझसे बड़े हैं और हर दृष्टि से बड़े हैं, रचना की दृष्टि, धर्मिता की दृष्टि से भी बड़े हैं, अनुभव की दृष्टि से बड़े हैं, साथ में वय की दृष्टि से भी बड़े हैं। एक हिंदी अकादमी का कवि सम्मेलन था, जब गौड़ साहब उसके सचिव हुआ करते थे, राम शरण गौड़ जी। तो उसमें जब मैं दिल्ली में नई नई आई थी, बहुत कम कवियों से मैं एक दिल्ली वालों से परिचित थी, तो उन्होंने एक कवि सम्मेलन कराया था, संभवतः विधानसभा में वो कवि सम्मेलन था, दिल्ली विधानसभा में। और वहां पर जो कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, तो वहां एकदम से कुंवर जी का नाम संचालन के लिए पुकार दिया गया। इस कवि सम्मेलन का संचालन डॉक्टर कुंवर बेचैन जी करेंगे। अब कुंवर जी कहने लगे, अरे मेरा नाम कैसे ले दिया, मैं तो संचालन नहीं करता हूँ, क्या करूं क्या करूं। तो जितने भी कवि उपस्थित थे सबने कहा, नहीं कुंवर जी आज आप ही संचालन कीजिएगा। तो कुंवर जी ने एक कागज निकाला और उसमें सब कवियों के नाम उन्होंने लिखे, और उसके बाद उन्होंने संचालन किया। और संचालन भी इतना अद्भुत किया, इतनी सारी अच्छी अच्छी पंक्तियां उन्होंने उस संचालन में सुनाई। नहीं तो कोई और संचालक होता तो हो सकता है कि उस कवि सम्मेलन में लतीफे सुनाता, उस कवि सम्मेलन में कोई इधर उधर की टिप्पणियां भी करता लोगों को जोड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह का वो कार्यक्रम था, उसमें मुझे लगता है कि रामशरण गौड़ जी को कुंवर जी से अच्छा कोई संचालक उसमें दिखाई नहीं होगा, इसलिए उन्होंने डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का नाम लिया, जबकि संचालन आमतौर पर वो नहीं किया करते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया और पूरे कार्यक्रम को, जिस तरह से दिल्ली विधानसभा का कार्यक्रम हो सकता है, उस तरह से उन्होंने उस कार्यक्रम को संचालित किया। कुंवर जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत चुप रहकर अपने काम में ध्यान दिया करते थे। ट्रेन में हम लोग अगर कभी जा रहे हैं तो ऊपर वाली बर्थ पर बैठ जाते थे,
और अपने साथ पांडुलिपियां लेकर आते थे, किसकी भूमिका लिखनी है, किसकी पंक्तियों को ठीक करना है। इस तरह से नीचे अगर कवि लोग बैठे हैं, वो एक दूसरे की निंदा करते रहे, ताश खेलते रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन कुंवर जी ऊपर की बर्थ पर जाकर बैठते थे और अपना काम 2 घंटे 3 घंटे जो उन्हें करना होता था वो काम वो करके उसके बाद ही नीचे उतरते थे। तो ऐसे हमारे डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। क्या बात है। ऐसी ऐसी पंक्तियां कहने वाले। और सूखी मिट्टी से भी कोई मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी, इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। क्या बात है। बहुत अच्छा। एक एक जीवन में कोई व्यक्ति कितना लिख सकता है। उन्होंने हाइकू भी लिखे, उन्होंने दोहे भी लिखे, उन्होंने महाकाव्य भी लिखा, जिसके लिए हर कवि, नीरज जी तो ये कहते रहे अंत तक कि मैंने क्या नहीं कर पाया। किसी पत्रकार ने पूछा कि आपकी क्या इच्छा रह गई, तो नीरज जी ने कहा कि मेरी इच्छा ये रह गई कि मैं कोई महाकाव्य नहीं रच पाया। कविताएं तो मैंने बहुत लिखी, लेकिन महाकाव्य नहीं रच पाया। तो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने प्रतीक पांचाली के रूप में एक महाकाव्य की रचना भी की, उपन्यास भी लिखा, और साथ में अन्य गीत तो उन्होंने लिखे ही, नवगीत लिखे, गजलें लिखी, और क्या क्या नहीं लिखा, जितनी विधाएं कविता की हो सकती हैं। फफक फफक गेहूं कहे, सिसक सिसक कर धान, खेतों में फसलें नहीं उगने लगे मकान। ऐसे ऐसे दोहे उन्होंने कहे। जिस गीत का जिक्र अभी शाद जी ने किया, बदली बाबुल के अंगना जइयो, वो तो इस तरह का गीत है कि सुनो तब एकदम से कलेजा मुंह को आ जाता है। वो तो आप भी गाती हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, उनसे आज कीर्ति जी से वो जरूर सुनेंगे। तो जरा प्लीज एक याद ताजा कर दीजिए। मैं कोशिश करती हूँ सुनाने की। जी जी। सुनाऊं अशोक जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनाती हूँ, कोशिश करती हूँ। हो बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी, बिटिया की अखियां, बिटिया की अखियां। ओ बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी, बिटिया की अखियां, बिटिया की अखियां। अब के बरस राखी भेज न पाई, अब के बरस राखी भेज न पाई, सूनी रहेगी मेरे वीर की कलाई, सूनी रहेगी मेरे वीर की कलाई। ओ पुरवा भैया के अंगना जइयो, छू छू कलाई कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी, बहना की रखियां, बहना की रखियां। ओ बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी, बिटिया की अखियां, बिटिया की अखियां। क्या बात है, वाह 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 वाह। इस बीच में बल्कि मैं भी एक बात बंद और कहना सुनाती चाहूंगा। हूँ, एक बंद याद आ गया मुझे। जी 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 प्लीज आप बोलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुनाइएगा, ये बंदे बहुत प्यारा है जी। कांटे बंधी है मोरे
मन की मछरिया, कांटे बिंधी है। कांटे बिंधी है मोरे मन की मछरिया, मरुथल की हिरनी है गई सारी उमरिया, मरुथल की हिरनी है गई सारी उमरिया। ओ बदरी मैया के अंगना जइयो, जइयो तड़कियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियां, हाय 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 हाय। बिटिया की अखियां। ओ बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियां, वाह 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 बिटिया की। वाह वाह। बहुत सुंदर गाया। अभी वाह, अभी डॉक्टर वाह। निखिल कौशिक यूके में हैं, और उन्हीं की वो फिल्म थी जिसमें अभी शाद साहब और आप की थी, आप तो जानते ही हैं उन्हें, तो वो मेरे को जी पर्सनल मैसेज भी भेज रहे हैं। वो देख रहे हैं लाइव प्रोग्राम को और कह रहे हैं कि जब पहली बार उन्होंने गीत सुना था तभी उन्होंने निश्चित कर लिया था कि अपनी फिल्म में इस गीत को लेना है। तो भविष्य द फ्यूचर करके फिल्म बनी थी, काफी अच्छा अच्छा रहा था, और ऋचा शर्मा जी ने स्वर दिया था इस गीत को। अच्छा तो अच्छा। आपने तो बहुत ही बिल्कुल उसी स्वर में और उसी चीज को बिल्कुल ताजा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति दीदी आपका। मुझे एक चीज और याद आती है, जब ये अभी हम नवंबर में आना हुआ था पापा जी की स्मृति सभा के लिए भी, दीदी ने तभी मेरे ख्याल से ये गीत सुनाया था। और गीत जितना अच्छा लगता है, जितने इसके बंद अच्छे हैं, दीदी की आवाज मतलब पहली बार मैंने तब सुना, दूसरी बार आप सुना है तो बहुत खूबसूरत, मतलब एकदम डूब कर जैसे अभी आंखें भी भर आती हैं। जितनी बार भी सुने तो बहुत बहुत सही धन्यवाद। बात है। बहुत ये प्यारा गीत इस तरह है। का है और इसकी धुन बिल्कुल भी डॉक्टर साहब ने बनाई है, और ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी डॉक्टर साहब की कि वो अपने गीतों की, गजलों की धुनें वो स्वयं ऐसी बनाते थे, इतनी मार्मिक धुनें बनती थी। जैसे कि कोई संगीतकार होता है ना, संगीतकार जो संगीत देता है और वो बिल्कुल अलग अलग धुनें बनाता है, तो एक जी बहुत अलग सी क्वालिटी है, एक अलग विशेषता डॉक्टर साहब की थी कि वो हर गीत की धुन देखी, उनकी हर गजलों की धुन बिल्कुल अलग है, उसके भाव के अनुरूप धुन है, तो ये भी धुन उन्हीं की बनाई हुई है। जी जी बहुत खूबसूरत। अभी दिसंबर में जब शाहद अंकल आपसे और अशोक अंकल आपसे मिलना हुआ था जश्न अदब में, और जी। रंजीत भाई ने कहा था, तो उस समय मालिनी अवस्थी जी वहां आए हुए थे, तो उनसे भी मुलाकात हुई। तो उन्होंने बल्कि ये बद्री वाला गीत अक्सर अपने पेज पर जब भी कभी बारिश होती है तो उन्होंने शेयर किया है काफी इस गीत को, तो वो अपने स्वर में भी गाते हैं वो। और ये गीत एक लोकगीत की रूप का रूप ले चुका है। तो अब तो कुछ ये भी व्यक्ति हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि इसके रचयिता कौन है, और वो जी इतना जी दूर दराज बिल्कुल तक पहुंच चुका है। बहुत बिल्कुल। आपने याद ताजा की जी। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी। और जैसे कि कवि होते हैं, रचनाकार होते हैं, उनकी रचना जब तक कोई पढ़े ना या उसको सुने ना, तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। लगता है कि हम बस अपने आप लिखते रहें और किताबों में बंद करते रहें। ऐसे ही हमारा जो मंच आज ये बहुत सजा हुआ है, इतने खूबसूरत अतिथि हमारे आए हुए हैं उनको सुनने के लिए, तो बहुत सारे लोग साथ में जुड़े हुए हैं। एक जो कुछ नाम है मैं सामने ले देती हूँ, और जिनका नाम भूल जाऊं तो मैं माफी चाहती हूँ कि इसमें परिवार के सभी लोग जुड़े हैं। जैसे राजकुमार भाई साहब हैं, प्रगीत के बड़े भाई हैं, अंकुर उनके परिवार के लोग हैं, हमारे परिवार से मम्मी पापा भी जुड़े हैं, कमांडो समोज जी जुड़े हैं हमारे साथ में, सुभाष जी जुड़े हैं, अभी बहुत अच्छे गीत लिखते हैं, बहुत अच्छे जी। दमयंती जी, बहुत बहुत आभार सबका जुड़ने के लिए। ऋषि यादव जी हैं, और सभी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट सबके लिए कर रहे हैं, सबके लिए लिख रहे हैं। सुनने की भी सभी की इच्छा है बहुत ज्यादा, तो प्रोग्राम को हम बिल्कुल जैसे रखेंगे कि बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन आप सब जुड़े, बहुत बहुत आभार। लक्ष्मी शंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी आभार। हरि प्रकाश जी जुड़े हैं जो साहित्य 24 चलाते हैं, कवि अबोध जी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अब हम आगे चलते हैं। मैं किसी सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। ममता किरण जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रताप जी भी जी रवि प्रताप, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आप ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराते, हम अगले मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अशोक अंकल जी, पद्मश्री डॉक्टर अशोक जी, मैं क्या कहूँ इनके लिए, बस एक शेर मैं पापा जी का कह देती हूँ और मेरे ख्याल से वो सब कुछ कह देगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी। कि इतनी जल्दी भी ना
इतनी जल्दी भी न मिल बेचैन होने दे उसे, इतनी जल्दी भी न मिल बेचैन होने दे उसे, तू जरा अपने ख्यालों में भी खोने दे उसे, तू जरा अपने ख्यालों में भी खोने दे उसे। तो ये शेर मैं समर्पित करती हूँ, नाम पापा जी का भी इसमें आया। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अशोक जी का, बहुत बहुत स्वागत आप अशोक जी। सबको प्रणाम करता हूँ और अपने बड़े भाई शरीके डॉक्टर कुंवर बेचैन की स्मृति को नमन करता हूँ, जिनके हृदय में भी डॉक्टर कुंवर बेचैन विराजते हैं, उनको नमन करता हूँ कि उनके अंदर विराजे हुए हैं। निखिल कौशिक उनको बहुत प्यार करते रहे और अपनी फिल्म में उनके गीत लिए उन्होंने। जी। दरअसल 1 साल बीत गया, पता नहीं लगा, और ऐसा कौन सा दिन होगा जबकि हमने उनको याद न किया हो। आज उनका जन्मदिन है, 80वां, और लगता ही नहीं कि वो चले गए। अभी तक समस्या मेरे साथ तो ये है, सब परिवार के लोग भी बैठे हुए हैं, वंदना भी है, भाभी संतोष भाभी भी हैं, आप दोनों बैठे हो, कि उनको भी भरोसा नहीं था। कितनी तकलीफ है, उनको खांसी आ रही है, उनसे उठा नहीं जा रहा है, उनसे फोन पे बात नहीं हो पा रही है, उनसे मना कर किया जा रहा है कि मत बात करिए, तब भी वो लगे रहते थे। शाद साहब, मेरा तो क्या, देखिए कवि सम्मेलन में तो सभी मिलते हैं, सभी जाते हैं, यात्राएं होती हैं जी, लेकिन मेरे साथ क्या एक बेहतर बात हुई कि हमने महीना भर साथ बिताया। एक गए तो सुबह से लेकर रात तक, कोई भी व्यक्ति अगर 2 लोग हों और एक साथ हो, अगर मन न मिले तो बड़ी जल्दी अलग तरह की किरणें निकलने लगती हैं। लेकिन हमारे अंदर जो प्यार के छींटे हैं ना, वो लगातार उनकी धारासार वर्षा होती रही। तू प्यार के छींटे देता चल, मैं लेता चला, वो देते चले। तो ऐसा आनंद रहा उसमें। जी जी। और अभी बड़ी अच्छी बात कही संचालन के बारे में कि हम 2 ही कवि थे साहब अमेरिका में, और तीसरा तो कोई था नहीं। वहां कवि सम्मेलन के आयोजक जो थे वो भी बहुत ज्यादा जानते नहीं थे कि इसमें कवि सम्मेलन में होता क्या है, तो आप कैसे करेंगे। तो हमने कहा जी हम इनको बुला देंगे, ये हमें बुला देंगे, यही रखेंगे। जी जी। और ऐसा ही हुआ। और जितना अच्छा वो मेरे बारे में बोलते थे, मैं पता नहीं मैं उतनी शब्दों की माला न गूंथ पाया उनके लिए जितना उन्होंने मेरे लिए बोल दिया। और गदगद में कृत्य और मैं भावुक एकदम। तो वो इतना आत्मीयता का साथ रहा, परस्पर एक दूसरे को जानने का भी। वो नर्वस हो जाते थे तो मैं उनके अंदर फूंक भरता था, नहीं चलिए आइए करते हैं। फिर उनके अंदर उत्साह धर्मिता। वो कहे कि मुझे भाषण देना नहीं आता अशोक जी, मैं क्या करूंगा, मैं बोलने के लिए मत कहना। मैंने कहा नहीं कहेंगे, अब आप खड़े हो जाओगे, माइक होगा तो बोलना ही पड़ेगा, फिर कौन, आप चुप थोड़ी खड़े रहोगे वहां पे। तो फिर बोलना शुरू किया था। लेकिन इधर जो नई किताब, एक उनके जाने के बाद एक जो विधा है, अभी कीर्ति बता रही थी कि उन्होंने किसी विधा को छोड़ा नहीं, माहिया। हाँ माहिया जो पंजाब लोग की लोक धुन है, उसमें उन्होंने बहुत सारी माहिया लिख दिया। 1-2 नहीं लिखते हैं तो पता नहीं कहाँ से उनके अंदर विचार आते हैं। और मैं तो धन्य हो गया उन माहिया को पढ़ के। और फिर 4-5 दिन तक मैं माहिया ही लिखता रहा, बच्चे के बारे में, इसके बारे। तो क्या है कि वो एक कविता के ऐसे उत्प्रेरक तत्व थे, कैटलिस्ट थे, कि वो आपको कविता लिखने के लिए प्रेरित अपनी रचना धर्मिता से करते थे। अरे भाई इन्होंने तो झट से लिख दिया, तू भी लिख दे। उन जैसा बनना कठिन है, लेकिन उन से पाना बहुत आसान है। वो अप्रत्यक्ष रूप से देते थे। और मैं ये कहता हूँ कि मैं जुड़ा रहा उस दौरान भी, जब कैलाश हॉस्पिटल में वो रहे, तो लिखना उनका जारी, वो मोबाइल पर लिख रहे हैं। और ऐसे
शेर है कि कमाल के इन स्थितियों में भी कैसे कोई व्यक्ति प्रेम के छींटे देने की अपनी परंपरा को जरा भी कम नहीं करता और बौछारों को बढ़ा देता है। और एक मैंने देखा कि उन्होंने एक ही शेर को 2 तरह से लिखा इस किताब में, शाद साहब जी। तो 2 तरह से लिखा कि ऐसा होता भी है भाई, एक आपके पास कोई विषय आया, आप उसको एक तरह से लिखा, फिर आपको लगा कि ऐसे लिख दो ऐसे, और एक अलग जाविये का हो जाता है। कंटेंट वही है लेकिन 2 पंक्तियां भिन्न हो गई जी। और सिलसिला चल रहा है मौत से बातचीत का जी। माना कुछ भी नहीं बताएगी, माना कुछ भी नहीं बताएगी, मौत कुछ सोच के तो आएगी। वाह 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 वाह, बताती ऐसे समय लिख रहे हैं, लेकिन जब आएगी तो कुछ सोचेगी ना कम वक्त क्यों किसके यहाँ जा रही, और आएगी भाई मेरे साथ प्रयोग कर ले, मेरे साथ छेड़खानी कर ले, मुझसे मोहब्बत कर ले, जा है ना। तो ये देखिए एक शेर उनका मैंने पढ़ा, ये शायद उनकी किसी किताब का उन्वान भी है। हाँ, ये इसी तो अभी आई है, अभी लोकार्पण हुआ है। जी जी, यही किताब, इसी किताब में मैंने देखा है। अच्छा, लोगों ने, कुंवर ने, भावना ने, प्रगीत कुंवर ने और वंदना ने मिलके इस किताब को बनाया है। मैं सबको बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने श्रम करके इस पुस्तक को, जो कि उनकी आखिरी रचना धर्मिता का है, मैं कहता हूँ संसार में कोई ऐसा कवि दिखा दो, संसार में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, जो मृत्युशैया पर इतने तरह के उतार चढ़ावों के बावजूद पूरी गजल कहता है और उसमें अपने मनोभावों को भी इस तरह प्रस्तुत करता है जैसे कि वो कितना सहज है। आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो चली जाएगी। और अपने कष्ट भी बताते हैं कि खांसी है, उठ नहीं पा रहे हैं, ये है वो है। तो खैर वो जो 2 अशार हैं जी, मैं उसका आईना हूं सच ही कहा था उसने, मैं उसका आईना हूं सच ही कहा था उसने, संवर के मुझ में उसे और कहीं जाना था। है ना, वाह 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 वाह, संवर के मुझ में और कहीं जाना। अब देखिए ये इस शेर को अगर कोई रेफरेंस न पता हो आपको, मैं कहता हूं कि उन्होंने बेवफाई पर एक भी शेर नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, जिंदगी में आई नहीं। लेकिन ये शेर पहली बार में पढ़ के थोड़ा चौंक गया कि ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये वहां शैया पे लेटे लेटे, लेकिन ये तो दूसरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। दूसरा था कि मैं उसका आईना हूं सुन के बहुत खुश था मैं उसका आईना हूं सुन के बहुत खुश था मैं, मगर उसे तो सच के और कहीं जाना था। वाह, है ना, ये देखने में लगेगा शाद साहब कि ये देखिए ये कैसे महिला अपना तेवर दिखा रही है, रूप रंग दिखा रही है, बेवफाई की इंतहा वाला मामला है, और आईना भी बन गया, सुन के बहुत खुश था। मुझे लगा कि इसमें अगर पहले शेर का पहला मिसरा लिया जाए और दूसरे का दूसरा, और फिर एक शेर इसको ऐसे बनाया जाए कि मैं उसका आईना हूं सच ही कहा था उसने, मगर उसे तो सच के और कहीं जाना था। वाह 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 वाह, तो ये शेर और ज्यादा मुकम्मल हो जाता है, लेकिन कौन है वो? बहुत वसी हो गया, बहुत वसी हो गया, ये बहुत वसी हो गया, बहुत वसी हो गया, उन्हीं की लाइन है बिल्कुल। तो मैं आईना हूं, मैं आईना हूं और उसकी खिदमत में हूं, मैं खड़ा हूं, मैं जड़ हूं, वो मुझ में देख सकती है, वो मौत, लेकिन उसे और कहीं जाना, वो मौत है, ले सज ले, मेरे सामने सज ले, लेकिन कहीं और जाना है। ये एक प्रिजम्पशन है, ये पहले से सोच लिया गया, इसको कहीं और, मेरे पास कैसे टिकेगी भाई, थोड़ी आ जाएगी। ये तो शेर साहब, वो फिराक, अशोक भाई, फिराक के एक शेर के बिल्कुल बराबर ये शेर खड़ा हो रहा है। मुझे वो फिराक का बहुत अच्छा शेर था कि पसीना मौत का माथे पे आया, आईना लाओ, हम अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे। क्या बात, अरे वाह, बिल्कुल, ये बिल्कुल वही, उन्होंने जिंदगी की आखिरी तस्वीर आईने में देखी। अरे अपने उनका है ना कि मौत ने सारी रात हमारी नफ्स टटोली जी, है,
शारिक मौत ने सारी रात हमारी नस टटोली, ऐसा मरने का माहौल बनाया शारिक कैफी का। जी शारिक कैफी का, इसमें भी कुर्बान था। देखिए ये भी बहुत बड़ा शेर था। बहुत बड़ा शेर, बहुत बड़ा शेर। तो साहब अब ये देखिए कि हमारे कुंवर साहब को लेटे लेटे, एक कलम से लिखोगे तो बैठ के लिखना पड़ेगा ना, ये मोबाइल ऐसी चीज मिल गई कि उन्होंने अपना एक एक लम्हा वहां उसका इस्तेमाल किया। और आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, एक तो ये भी कि जो सामने है, जो सामने है उस पे ही अपनी नजर रखें। बिल्कुल। जो सामने है उस पे ही अपनी नजर रखें, जो हो चुका है उस पे अब ताला लगाइए। जो हो चुका है उस पे अब ताला लगाइए। चलो चुप रह के भी कुछ देर बोलें, क्योंकि बात हो रही थी ना, चलो कुछ देर रह के भी, चलो चुप रह के भी कुछ देर बोलें, गजल बन जाओ तुम हम शेर बोलें। गजल बन जाओ तुम हम शेर बोलें, सुनो फूलो तुम्हें चुप ही रहना है, कि अब कांटों के ऊंचे ढेर बोलें। वाह वाह। कुंवर हम एक हैं लड़ना नहीं है। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है, और वहां भी लेटे लेटे जो व्यापक राष्ट्रीय नजरिया उनके साथ है, ये एक ऐसी अद्भुत चीज है कि ये रखना चाहिए शेर जमाल के, जो मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ कि कुंवर हम एक हैं लड़ना नहीं है, ये मिलके काशी और अजमेर बोले। वाह 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 वाह। और ये शेर आज की जरूरत, बिल्कुल आज की जरूरत है। ये बहुत प्रासंगिक है ये शेर, बहुत प्रासंगिक, ये देके गए हैं। बिल्कुल। तो मैंने दीवारें तोड़नी चाहिए, उसने मुझको ही तोड़ डाला है, मैंने बख्तर के हाथ थामा था, वो ये समझा मरोड़ डाला है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कुंवर साहब जब हाथ पकड़ते थे तो वो पहलवानी करी थी उन्होंने वर्जिश करते थे, योगाभ्यासी थे, अस्पताल कभी गए नहीं, विदेशी दवाइयां खाते नहीं थे, उनके पास पूरा का पूरा एक ऐसा तत्व था जो गुरुकुल से प्राप्त होता है या अपने कुल में गुरु बने हुए हो उससे प्राप्त होता है कि भाई सेहत पे ध्यान रखो। तो हम दोनों ने मिलकर बैठ के जुगलबंदी की तरह योगाभ्यास किए हैं, जब भी मिलता है मौका, कवि सम्मेलन से पहले लगा दिया, फिर ओम का उच्चार किया, ये सब करें, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो जब पकड़ते थे हाथ तो उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती थी, मोहब्बत में पकड़ते थे। पता नहीं वो कौन सा बचपन का संस्कार था कि ये कहीं मुझसे छूट ना जाए, वाला भाव ना आ जाए, तो पकड़ लेते थे। तो ऐसे ही उन्होंने थामा, और वो समझ रहा है कि मैंने मरोड़ डाला था। अरे कई बार मैंने देखा सुना कि अरे कुंवर जी बहुत कस के दबा दिया आपने तो उसको भी एक ऐसे शेरियत में ढाल के उसका एक ऐसा उदाहरण दिया है। दिल की धड़कन घटी बढ़ी है कभी, है अमावस तो चांदनी है कभी, मन की क्या वो तो कभी है पत्थर, फिर हथेली पे फिरकनी है कभी। आया ये हथेली पे फिरकनी वाला ये अब तक आपने शायरी में सुना नहीं होगा, गजल में नहीं सुना होगा कि मन की क्या वो कभी तो है पत्थर, फिर हथेली पे फिरकनी है कभी, जिंदगी क्या बताएं अब तुझसे, दोस्ती है तो दुश्मनी है कभी, मुझको तेरी कमी लगी अक्सर। कितनी सादा से एक ज़बान में बात कही है कि मुझको तेरी कमी लगी अक्सर, तुझको मेरी कमी लगी है कभी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। मुझको तेरी कमी लगी अक्सर, तुझको मेरी कमी लगी है अभी, ए कुंवर तुझसे जब मिला हूं मैं, क्या तसल्ली भी मिल सकी है कभी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनकी रचना धर्मिता सतत अंतिम क्षण तक 27 अप्रैल तक
लगी रही, 29 को छोड़ के चले गए। तो 13 से और 27 तक जो उन्होंने लिखा है किताब बन गई, एक किताब बन गई। और पूरे पेंडेमिक के दौरान जो उन्होंने फेसबुक पे लिखा वो भी कमतर करके आप नहीं समझ सकते। बीच में बड़े तरह तरह के भाव आए और अंतिम की तरफ जो कविताएं हैं उनमें कहीं शंकर का भजन है, शंकर को नमन है, कहीं राधा और कृष्ण की छवियां वो निहारते हैं। और अंतिम तरफ तो ऐसा गजब हो गया है कि उन्होंने कहा कि भाई चलो बिना प्रेम के भी जी के देखते। प्रेम विहीनता, जो प्रेम का गायक है और जब आसन्न मृत्यु है सामने, तब वो प्रेम के बिना भी एक ऐसी उत्तरीय स्थिति को पहुंच पाता है कि प्रेम तो चलो ठीक है लेकिन है तो लौकिक ही। उसको कितना भी अलौकिक बनाओ, उसकी छवियां, उसकी इमेजरी, वो तो सब लौकिक है। तो उससे ऊपर कहीं प्रेम से ऊपर भी कुछ है। तो वो जो नूर जिसको कहते हैं ना सूफी लोग, जी नूर की बात करते हैं अंत में। आप पढ़िएगा वो किताब, आ तो गई है और मैं इसके लिए आभारी हूँ प्रगीत का, वंदना का, और जो भी उन्होंने छोड़ा है उसको संजो के संभाल के, क्योंकि मैं तो साक्षी रहा हूँ। उनके पास 11,000 शब्दों का एक भंडार है, पन्नों का, जिसमें उन्होंने हर कवि सम्मेलन में किस कवि ने क्या सुनाया इसका ब्यौरा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब उसमें उसके आधार पर रिसर्च की जा सकती है और कवि सम्मेलन में जो कई बार बदनाम हो जाता है उसको अगर स्वनाम धन्य करना है तो वो सामग्री हमारे काम आएगी। प्रगीत इस काम को करो और जिसको भी बोलोगे वो तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगा। यहाँ कवि सम्मेलन समिति के जो चिराग हैं वो बहुत मेहनती आदमी हैं और वो उसको बहुत ढंग से संजोते हैं, संपादन कार्य में भी कुशल हैं। प्रवीण शुक्ला हैं जो उनके विद्यार्थी रहे हैं, या और भी कई लोगों का जिक्र मुझसे प्रगीत ने किया है, तो उनको करना है। जाने कैसा अरिंद था पूरी पी बैठा, जाने कैसा अरिंद था पूरी पी बैठा, मुझको दी तो बोतल खाली दी मुझको। अब इसमें मुझको 2 बार इस्तेमाल किया है। मुझको दी तो बोतल खाली दी मुझको। पुनरुक्ति प्रकाश भी होता है ना, एक शब्द को 2 बार कहो तो अच्छा लगता है। तो मुझे लगा शायद इसमें उन्होंने 2 बार ऐसे ही लिख दिया, लेकिन अब ऐसे पड़ा मुझको दी तो खाली बोतल दी मुझको। तो उसमें एक एरोगेंस है ना, न तो मेरे साथ तुमने लफ्जों की वो जो लफ्जों की तकरार जो होती है ना, बहुत कई बार बहुत खूबसूरत बिल्कुल बिल्कुल कर देती है। तो ऐसे पॉजिटिविटी उनके पास हमेशा हमेशा रही। कह दो दिल की सभी धड़कनों से जाकर, वो मुझ में उत्पात करें पर चुप रहकर। ये देखिए, मेरे एहसास के ये पंक्ति आ ही नहीं सकती। दिल की धड़कनों से बात कह रहे हैं, उत्पात करो लेकिन चुप रहकर। कुंवर आज चुप रहने का मौसम आया, जो कुछ भी अर्थात करें वो चुप रहे। अर्थात का ऐसा प्रयोग है ना, अर्थात यानी किसी भी शब्द, किसी भी भावना, किसी भी स्थिति में आप अर्थात करके व्याख्या करते हो। तो व्याख्या किसी की भी है ना, जो कुछ भी अर्थात करें, अर्थात अर्थात करें, ये हो ही नहीं सकता है। ये एक अलग ऐसा मुहावरा है जो बन गया है। बिल्कुल जैसे वो गीत लोकगीत बन गया है। बिल्कुल मालिनी जी को नहीं पता किसने लिखा है, तो उसको लोकगीत समझ के गा रही हैं। तो जो लोक मानस में प्रविष्ट हो गया, जो हर मौसम को, चुप्पी को या बोलने को एक उत्सव बना देता है और ऐसे ऐसे उजास में ले आता है। मैंने चुप्पी अगर न तोड़ी रोओगे। कीर्ति सुनना, मैंने चुप्पी अगर न तोड़ी रोओगे, अपने मन की राह न मोड़ी रोओगे। अगर उंगलियों में न मिली, अगर उंगलियों में ना मिली निशानी, तो उन्हीं उंगलियों पर रख ठोड़ी रोओगे। ठोड़ी, अरे वाह, इमेज दे रहे हैं। अगर उंगलियों में ना मिली निशानी, तो
उन्हीं उंगलियों पर रख छोड़ी रोगे, मैंने चुप्पी अगर न तोड़ी रोगे, अपने मन की राह न मोड़ी रोगे। तो हम रो रहे हैं, तब से रो रहे हैं, लेकिन एक अलग तरह का रचनात्मक आह्लाद है कि उसको जी रहे हैं। एक ऐसी गूंज है, एक अनुगूंज है जो हम उनके रहते नहीं जान पाए। उस गूंज को हम और व्यापक तर होके सुनेंगे। उन्होंने जो कुछ डाला ना, नेकी कर दरिया में डाले, कि एक और शेर था, जरा मुझे एक मौका दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। जी जी। वो एक है कि ये पानी भरे भी कुएं में लपट है, ये पानी भरे भी कुएं में लपट है, लपट तो लपट अब धुएं में लपट है। ये नहीं है जो मैं समझ रहा था कि वो है। वो था कि जो भी था मैंने कुएं में डाला, अब जो आवाज, अब जवाब कुआं देगा, ऐसा कुछ था, है ना। मेरे तो जो लिखा था, अब जवाब कुआं देगा। बातें कुएं में डाल दी हैं, सारी बातें कुएं में डाल दी हैं, जो कुएं हैं जवाब देते हैं, जो कुएं हैं जवाब देते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये वाली जो शायरी है, ये बहुत आगे की शायरी चल रही है अंत में उनके। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो शायरी के उस्ताद हैं और जानते हैं सारी चीजों को। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हिंदी में कोई करे तो वो गजल कैसे कह सकता है। इस मिथक को दुष्यंत ने तोड़ना चाहा था, लेकिन हमारे कुंवर जी ने बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तुम आगे लिख के बताओ ना। बिल्कुल, और आगे लिखो, कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, कोई वो नहीं, लेकिन हम किसी एक वजह से उसका आकलन न करें और उसको उतना स्थान न दें, वो अब नहीं होगा। और मैं जानता हूँ सभी मोहब्बती लोग हैं, लेकिन उनको शंकर का डमरू डमडम सुनाई देने लगा था अंत में, और वो उपाय भी कर रहे थे। कुंवर उपाय करो कोई, उससे पहले शंकर का डमरू डुमडुम तक आ पहुंचे, शंकर का डमरू डुमडुम तक आ पहुंचे, कुंवर उपाय करो कोई उससे पहले। तो उपाय लगे रहे, और जब बिल्कुल ही वो अक्षम हो गए तब उनकी लेखनी ने विराम लिया। वरना 27 अप्रैल तक तो लिखी थी, 13 से 27 तक जितना लिखा है एक एक दिन में। 24 को तो मेरे ख्याल से उन्होंने 8-10 गजलें कही, बिल्कुल 24 अप्रैल को जी। तो बहरहाल उन सब गीतों, माहियाओं और उनके गीतों, गजलों, नवगीतों, उनके गद्य, उनके महाकाव्यत्व, इन सब पर विद्यार्थी शोध करेंगे। ये भी हैं बहुत सारे, लेकिन शोध से ज्यादा बोध की आवश्यकता है। क्या बात। बोध की जो हमें उनकी गूंज की और अनुगूंज की जो व्यापकता है उसमें थोड़ा सा स्थान दे दे। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और आप सबको भी जन्मदिन पर खुशी मनाता हूँ। इस समय मैं एक प्रसंग और आपके बारे में कहना चाहूंगा अशोक अंकल, क्योंकि आपके साथ उनका कितना एक जुड़ाव था या कितना विश्वास था, वो बात मुझे याद आती है जब 14 तारीख को तो कि सब चीजें तब से आपने अपने हाथ में कमान ली हुई थी, हमें आदेशित आप ही करते थे, हम उसी तरह से चल रहे थे हॉस्पिटल के दौरान। लेकिन जब 23 तारीख को अचानक उनका फोन आया, वीडियो कॉल, और नॉर्मली हमने उनसे कहा था चेहरे पे मास्क है तो आप लिखकर बात कीजिएगा, हम बोलेंगे तो आप बोलिएगा नहीं। तो उनका एकदम फोन आया और वीडियो कॉल आई, तो मैंने देखा वो बहुत घबराए हुए हैं एकदम पूरी तरह से। बोले देखो मिट्ठू, बोलते थे मेरे को प्रगीत की जगह, बोले मिट्ठू देखो ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। तो 2 वार्ड बॉय उनके हाथों को पकड़े हुए थे, और मैं भी घबराया, मैं एकदम चिल्लाया उन पर कि भाई क्या, कहाँ ले जा रहे हैं आप पापा जी को। बोले कि नहीं ऐसा है, हमारे को शिफ्ट करना है इनको। मैंने कहा नहीं अभी यहीं इन्हें छोड़िएगा, और मैं बात करता हूँ पहले जो डिपार्टमेंट में आईसीयू में है उनसे बात करता हूँ, जिनके टच में रहते थे हम लोग। तो मैंने बात की, और उन लोगों ने उस समय तक तो उन्हें फिर वहीं रहने दिया। और जब मेरी बात हुई तो जो अटेंडेंट थी उन्होंने बताया, अशोक अंकल तो जानते हैं सरिता जी को, तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं आपके लिए तो प्रगीत ये खुशी की बात है कि उनकी उसमें स्वास्थ्य में कुछ सुधार है, तो आईसीयू से हम उन्हें स्टेप डाउन आईसीयू में लेकर जा रहे हैं।
मैंने कहा अच्छा, अब थोड़ा मन तो अजीब शंकित सा था, समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने अंकल को मैसेज किया। और उसके बाद जो है जब उन्होंने ये बात बताई तो मैं पापा जी को बताने से पहले मुझे लगा यदि मैं कहूंगा तो शायद वो मेरी बात में सोचेंगे मैं कुछ छिपा रहा हूँ। तो मैंने अशोक अंकल को रिक्वेस्ट की कि ऐसा है, आप 1 मिनट उनको कॉल कीजिएगा, वीडियो कॉल, और ये बात आप उन्हें पहले बताएं, उसके बाद मैं उन्हें फोन करूंगा। जब अंकल ने उन्हें बताया उसके बाद वो निश्चिंत हुए। उसके बाद जब मैंने फोन किया, मैंने कहा आपको अंकल, अशोक अंकल का फोन आ गया? बोले हाँ आ गया। मैंने कहा अब ये वाली बात है, तो ऐसे ऐसे अब आप निश्चिंत हो जाइएगा, तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है कि अब आईसीयू से आप स्टेप डाउन आईसीयू में जा रहे हैं। तो उनका प्रश्न मुझसे हुआ, बोले अच्छा और इसके बाद? तो भावना और मैं बड़े भावुक हुए। हमने कहा उसके बाद बस घर के लिए तैयारी हो चुकी है, बस आप घर आने वाले हैं। तो वो बात आज तक हमारे सामने गूंजती है, लेकिन वो बात मैंने इसलिए जिक्र जरूर करना चाहा कि अंकल के प्रति उनका जो एक जुड़ाव था, हमें अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं था कि हमारी बात वो माने या ना माने, लेकिन अंकल यदि कहेंगे उस बात को उन्होंने एकदम वहन किया। तो ये थे आपके संबंध। हमने तो जब से लिया तब से ही देखा है आपका और उनका साथ, और कीर्ति दीदी हो गए और आप हो गए, आप सब लोगों का तो हमेशा मंच पर जुड़ाव रहा ही है। तो कवि रूप में भी आप लोगों से हमारा परिचय उन्होंने ही कराया, और जो आपका आंतरिक वो है, जो एक हमारा पारिवारिक संबंध है आप सबसे, वो भी उन्होंने ही पूरा हमें आपके साथ जोड़ कर रखा, जो आज तक भी हमारे लिए यही धरोहर है, जो आप सब लोग हमारे साथ हैं और आज भी हमें मार्गदर्शन करते हैं उनकी अनुपस्थिति में। ऐसे ही स्नेह बनाए रखें आप। अच्छा, एक शेर और बताता हूँ। अंत में ये 26 तारीख को उन्होंने लिखा था कि मूंद के आंखें, साथ मूंद के आंखें कुछ पल तेरा ध्यान किया। मूंद के आंखें कुछ पल तेरा ध्यान किया। मूंद के आंखें कुछ पल तेरा ध्यान किया, अंधियारा भी अब उजियारा है हमको। हाय हाय हाय, वाह 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 जी, बहुत सुंदर। वाह वाह। ध्यान की चरम अवस्था है ये। बिल्कुल, जैसे कि अभी बात चली रही थी कि विश्वास तो उन्हें था ही नहीं, और बार बार ये तो कहते, एक बार तो जब उन्होंने कहा था कि अब कहाँ जाएंगे, जैसे भी प्रगीत ने बताया कि इसके बाद कहाँ जाएंगे, नहीं तो उनके अंदर मन में था कि हाँ मैं ठीक होकर निकलूंगा ही। और जब भी जैसे कि सकारात्मक व्यक्ति थे और सकारात्मक ही गजलें लिखते थे, तो एक आध गजल उन्होंने शायद उस वक्त में लिखी, तो प्रगीत ने कहा ये आप क्या लिख रहे हैं पापा जी? कहा नहीं ये तो मेरे मन से ऐसे निकला, तो मैंने सोचा जो निकल रहा है मैं लिख देता हूँ। और वो व्हाट्सएप पे भेज दिया करते थे प्रगीत को भी, मुझे भी। और फिर इनको रखना संभाल के, क्योंकि जब मैं आ जाऊंगा घर तो उसमें फिर थोड़ा इनके पढ़ के अच्छी तरह से, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता था कि उन्होंने लिखा और सीधा पब्लिश हो जाए। मैं अभी कहीं भी मत डालना, क्योंकि अभी थोड़ी कच्ची है। वो कहते थे मात्राएं गिननी है मुझे, बहुत कुछ करना है, उसको रूप देना है, तब डालना है। तो बस मैंने तुम्हारे लिए भेज दिया कि मैं ये लिख रहा हूँ। तो वो थोड़ी नेगेटिव थी, तो प्रगीत ने कहा नहीं ऐसा मत लिखिए। तो फिर वो शेर लिख देते हैं कि मौत मैं तुझसे लड़ूंगा अभी अंतिम दम तक, मौत मैं तुझसे लड़ूंगा अभी अंतिम दम तक, इतनी जल्दी तो तुझसे हार नहीं मानूंगा, इतनी जल्दी तो तुझसे हार नहीं मानूंगा। तो फिर शेर डाल के कहते हैं अब ठीक है ना, मैंने सही लिखा है ना? मैंने कहा मौत कहाँ आने वाली है, बिल्कुल नहीं, ऐसा आप सोचिए भी मत, आप ठीक होके आ जाएंगे। तो उनका यही रहा कि हाँ नहीं मैं आऊंगा, लेकिन कब, बस क्योंकि वो वक्त कुछ ऐसा था कि हमने उन्हें ऐसे इस तरह से खोना था और खो दिया। वही जैसे आज के कार्यक्रम का हमने शीर्षक भी ये रखा है, उनकी अनुपस्थिति में भी उनकी उपस्थिति। तो आज भी आप सबके साथ हमें यही लग रहा है कि वो उपस्थित हैं, कहीं ना कहीं जरूर उपस्थित हैं। और आप सबका ही बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद से पहले प्रगीत, में कल जो एक कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है जी, मैं उसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूं वंदना को, और तुम भी उससे जुड़े हुए हो जी। उनकी स्मृति में जो सम्मान दिया जा रहा है, एक प्रवीण को है, एक प्रभास साहब को है, उसमें हरिओम पंवार भी होंगे और कई सारे लोग हैं। कवि सम्मेलन है जिसमें कीर्ति भी जाएंगी। मैं तो ऑस्ट्रेलिया में हूँ, अन्यथा मैं भी यहाँ भी होता वहां भी होता। बस ये है कि जहां जहां भी हूँ वहां अपने कुंवर बेचैन की यादों में कुछ हंसूं कुछ रोऊं और आनंद करूं, जीवन की बढ़ती रहे। क्या बात। एक बात और मैं बता दूं, ये बात चली है तो 3 तारीख को हमारी संस्था है प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच,
उसकी ओर से भी आदरणीय कुंवर बेचैन जी के जन्मदिन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है द्वारका के रिलायंस मॉल में। तो आप लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले आप सभी लोग जो कुंवर जी से प्रेम करते हैं, उनकी शायरी से, उनकी कविता को चाहते हैं, वो लोग वहां पर आए और हम लोग कुंवर जी को याद करेंगे, उनकी अनुपस्थिति में उनकी उपस्थिति महसूस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ये बात भी सही है, जैसे कि उनकी अंतिम पुस्तक के बारे में भी लोग काफी बातचीत करते हैं। तो जैसे कि अभी अशोक जी ने भी कहा और उन्होंने उसके बारे में बहुत लिखा है, जो कह लो जो कहना है भाइया पे, तो विमोचन भी अशोक अंकल ने किया था, भूमिका भी अंकल ने लिखी है और इसका विमोचन भी पिछले वर्ष हमने जन्म दिवस पर ही किया था, क्योंकि उस समय भी माहौल वो था, तो हमने ऑनलाइन ही किया था। अभी ये वैसे आयन प्रकाशन की साइट पर मिल जाएगी ये बुक, सब लोग पूछ रहे हैं जैसा कि। और अशोक अंकल जी को, शाद जी को तो मैं, और कीर्ति जी के पास भी नहीं होगी, ये दोनों पुस्तकें मैं बाई पोस्ट आपके एड्रेस पे इंडिया में जहाँ भी आप कभी जाए। नहीं ठीक है। मैं 17 को वापस जा रहा हूँ इंडिया, वहाँ फिर मैं आपसे जी, मैं आपको ये वाली, ये बहुत कुछ सोच के था, ये अंतिम वाली और माहिया की दोनों, जी ठीक जी को भी, अशोक जी को, शाद जी को, सब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बाकी जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी यही है कि आप आयन प्रकाशन से, अमेजोन वगैरह से ले सकते हैं। और प्रगीत, आप कुछ शायद और भी बताने वाले थे आप? जी हाँ, एक बात और जो जिक्र कर रहे थे, तो पिछले दिनों आप सब जानते हैं कि कवि सम्मेलन समिति का अधिवेशन हुआ था इंदौर में। तो वहाँ अरुण जैमिनी भैया ने अभी पोस्ट भी डाली 3-4 दिन पहले कि वहाँ पूरा उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। तो उस रिपोर्ट में जिक्र आया था कि कुमार विश्वास भाई ने जो है पापा जी के नाम से जो है एक पुरस्कार की भी उन्होंने एक सुझाव दिया था। और उन्होंने ये भी कहा है कि सारे जो भी सम्मान है जो कवियों को और गीतकारों को जो मिलने होते हैं, वो उसकी राशि बढ़ाकर 1 लाख की जाए, और जो वो राशि होगी उसमें जो उनकी अपनी ट्रस्ट है, विश्वास ट्रस्ट, उसका पूरा योगदान रहेगा। तो मेरी बातचीत हुई उनसे, तो उन्होंने ये कहा कि 1 तारीख का जो कार्यक्रम तुम कर रहे हो प्रगीत, उसमें इसको घोषणा करना कि मेरी ओर से गुरुवार को ये उपहार है उनके जन्म दिवस का। तो आज मैं ये भी बात उनकी ओर से, जैसा संदेश मुझे मिला था, आप तक लेकर आया हूँ। और आज बहुत अच्छा। जी। और जैसा आप लोग जानते हैं, चंदौसी में ही पापा जी का बचपन और उनका पूरा जो शिक्षा दीक्षा रही थी, गाजियाबाद आने से पहले वहीं थे। उन्होंने M.Com MA हिंदी सब वहीं किया था। तो अभी 4 वर्ष पहले उनके साथ वहां जाना हुआ था। तो कॉलेज में जो उनकी यादें थी, हर कमरे में वो बता रहे थे, यहाँ मैं बैठता था, ये था। तो हमने सब वीडियो कैप्चर किया था उसका, मैंने मोबाइल में लिया था, जो नहीं पता था कि वो यादें रह जाएंगी। तो उनकी बातों में कहीं कुछ ये झलक रहा था कि वो चाहते थे कि उस कॉलेज में कहीं कुछ उनके द्वारा कुछ किया जाए। तो हम उस विचार में थे, लेकिन नहीं पता था कि उनकी अनुपस्थिति में वो चीज होगी। लेकिन आज वहाँ जो है हमारी ओर से जो डॉक्टर कुंवर बेचैन स्मृति न्यास ऑस्ट्रेलिया, एक पारिवारिक हमने न्यास बनाया है, तो उसके जरिए हमने वहाँ उनको एक वाटर कूलर भेंट किया है। तो वहाँ कॉलेज के प्राध्यापक और हमारे जो चाचा जी डॉक्टर राजकुमार सक्सेना, जो चंदौसी ही निवास करते हैं, छोटे भाई पापा जी के, जिनके बेटे प्रतीक आप जानते हैं, अशोक अंकल, उन्होंने ही सारा पापा जी का वो पूरा 15 दिन तक हॉस्पिटल में नोएडा से लेके और अंतिम यात्रा तक पूरा उन्होंने संभाला। तो उन्हीं के पिताश्री हैं डॉक्टर श्री राजकुमार सक्सेना, उनके हाथों से वो आज वहाँ भेंट दिया गया है उनके जन्म दिवस पर। तो ये भी सूचना आप सब तक पहुंचानी थी। और बहुत ही अच्छा लगा आप सबके साथ। समय का पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन क्या कहें, समय सीमा है, आप लोगों का भी अपने आगे के शेड्यूल है, मालूम है। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।